चलिए सर, पेज नंबर 8.37 पे हम लोग सेक्शन 50 कैपिटल बी में है, जो एक स्पेशल केस को डिस्कस कर रहा है, स्लम सेल। सर, कोई एंटिटी है, जनरली एंटिटी में यहां पर एग्जांपल्स कंपनी का होता है। अदरवाइज सर स्लम सेल ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी पे लगे, सर किसी पे भी लग सकता है। मान लो एसएससी एलएलपी है, एसएससी इंडिविजुअल है, वहां भी स्लम सेल लग सकता है। खाली क्या होना चाहिए, आपके पास 3-4 बिजनेसेस होने चाहिए अलग अलग। अब स्लम सेल में क्या होता है, मान लो आप इंडिविजुअल है या एलएलपी है या कंपनी है, सर आपके पास 3-4 बिजनेसेस हैं, उसमें से आप एक बिजनेस से एग्जिट लेना चाहते हैं, यानी एक बिजनेस को एज ए गोइंग कंसर्न विथ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उस बिजनेस से रिलेटेड जो ऑल एसेट्स लायबिलिटीज है उसको एज इट इज आप एक लमसम प्राइस पे बेचना चाहते हैं। दैट इज अ केस ऑफ स्लम सेल। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, स्लम सेल सिर्फ कंपनी के लिए हो ऐसा नहीं है। एनी पर्सन, एनी एसएससी, सर एग्जाम में क्वेश्चन इंडिविजुअल का भी आ सकता है, एलएलपी कंपनी का भी आ सकता है। ठीक, स्लम सेल सिर्फ क्या है, मैंने क्या बोला, क्या होना चाहिए, आपके पास 3-4 बिजनेसेस होने चाहिए, 3-4 अंडरटेकिंग्स होनी चाहिए, यानी बिजनेस अलग अलग वैरायटी के। जैसे मान लीजिए एक ना कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो दूसरा मान लो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो मान लो तीसरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, चौथा मान लो एजुकेशन सेक्टर में आप कुछ काम कर रहे हैं। अब इसमें से किसी एक सेक्टर में आपका मन नहीं लग रहा है, ग्रोथ नहीं है, आप उससे निकलना चाहते, वो आपका कोर एरिया नहीं है, तो आप जिस बिजनेस से निकलना चाहते हैं उसको आप एक लमसम कंसिडरेशन, मान लो 200 करोड़ 500 करोड़ में क्या करेंगे, दूसरे किसी इंटरेस्टेड पार्टी बायर को दे देंगे, तो वो उस बिजनेस का सारा एसेट्स ले लेगा, सारा लायबिलिटीज ले लेगा लमसम प्राइस पे। तो ये जो लमसम प्राइस मिलेगा, अब उसी पे हमें कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्लम सेल। और कैपिटल गेन कंप्यूट करने का तरीका कहां दे रखा है, सेक्शन 50 कैपिटल बी। सर एग्जाम में कैपिटल गेन से स्लम सेल का क्वेश्चन पूछा तो फिर और कुछ नहीं पूछे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कैपिटल गेन में। सर इसका वेटेज इतना है कि एग्जाम में स्लम सेल का जो कॉन्सेप्ट है, इसका वेटेज इतना है कि एग्जाम में हो सकता है एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का स्लम सेल से पूछे और कुछ ना पूछे। तो इसीलिए प्लीज एग्जाम में इसकी तैयारी करके जानी है। ये आप एबीसी एनालिसिस करके पढ़ते हैं ना, तो ये कैटेगरी ए का टॉपिक है कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर, तो आप एग्जाम नाइट में इसको करके जाना है, स्किप करने का रिस्क आपको नहीं लेना है। सर एग्जाम के लिए कैपिटल गेन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर के अंदर एबीसी एनालिसिस करना चाहते हैं तो फिर स्लम सेल जरूर करके जाना। ठीक है सर, स्लम सेल है क्या, तो बेसिकली मैंने अभी इंट्रोडक्शन आपको दिया स्लम सेल का। सर एक आइडिया यहां से ले लेते हैं, मैंने सर एग्जाम्पल में कंपनी लिया है, ध्यान रखना ये कंपनी भी हो सकता है, ये एलएलपी भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, एनी एसएससी। आगे हम लोग क्लास में समझेंगे अमलगमेशन के बारे में, डिमर्जर के बारे में। कैपिटल गेन के अंदर ही अमलगमेशन का डिस्कशन होगा, डिमर्जर का डिस्कशन होगा। वो अमलगमेशन डिमर्जर सिर्फ कंपनी एसएससी पे एप्लीकेबल है, लेकिन स्लम सेल एनी एसएससी। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है एनी एसएससी। अच्छा, कभी कभी बच्चों को लगता है एसएससी में सिर्फ कंपनी आती है, तो ऐसा नहीं है, एनी पर्सन। ठीक सर, मैं एग्जांपल कंपनी का ले रहा हूं। कंपनी के पास 2 बिजनेस हैं, तो जिसको बेसिकली अंडरटेकिंग कहा जा रहा है। एक वो पावर जनरेशन में इन्वॉल्व है बिजनेस, इसका स्टैंड अलोन अलग से सर ए लिमिटेड के 2 बिजनेस है। एक बिजनेस, एक टीम पावर जनरेशन का काम देखती है, दूसरा बिजनेस, दूसरी टीम, दूसरी मैनेजमेंट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम देख रही है। सर पावर जनरेशन के अपने हिसाब किताब है, यानी उनका अपना एक पावर जनरेशन क्या होगा, एक उसकी अपनी साइट होगी, वहां पर अपने इनके एसेट्स होंगे, अपनी इनकी ब्रांडिंग होगी, अपने इनके कस्टमर लिस्ट होंगे, अपने इनके एसेट्स होंगे। और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की जो साइट होगी वो डिफरेंट होगी पावर जनरेशन से। सर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास बहुत बड़ा लैंड पार्सल होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग्स होंगी, उसके अंदर प्लांट मशीनरीज होंगी, वहां के कुछ आपके हो सकता है इंटेंजिबल एसेट्स होंगे, आपके पास ब्रांड्स होंगे, कुछ आपने पेटेंट करवा रखा होगा वहां पे। तो दोनों बिजनेस का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं इस सीमेंट बिजनेस को बंद करना। अब बंद करने के लिए आप क्या करेंगे,
सीमेंट बिजनेस के एसेट्स को एक एक करके बेचेंगे। सर सीमेंट बिजनेस के एसेट्स को एक एक करके बेचने से उतना फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ क्या कीजिए, अडानी जैसी कंपनी से, है ना, आप खाली क्या करना है आपको, अडानी जैसी कंपनी से, बिरला जैसी कंपनी से, जो अपने सीमेंट के बिजनेसेस को ग्रोथ में ले जा रही है मार्केट में, वो जो भी छोटे छोटे स्मॉल प्लेयर है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, उनसे उनका सीमेंट बिजनेस ले रही है। तो आप मान लीजिए ए लिमिटेड है, आपके पास दो बिजनेस है, आप पावर जनरेशन बिजनेस से खुश हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो आप दूसरी स्पेशलिस्ट कंपनियों से बात कीजिए। आपके पास बिरला ग्रुप है, आपके पास अडानी ग्रुप है, उनसे बात कीजिए, बोलिए हम अपना सीमेंट का बिजनेस आपको देना चाहते हैं 300 करोड़ में, 500 करोड़। तो ये क्या करेंगे, आपका ये सीमेंट बिजनेस पूरे एसेट्स, ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज, सर ध्यान रखिएगा, ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज जब मैं बोल रहा हूं तो वो आपके पावर जनरेशन बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टच नहीं करेंगे। बात सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की हो रही, तो वो क्या करेंगे, आपके सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो इसकी खुद की जो बैलेंस शीट होगी आपकी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की, सर आपको बनानी पड़ेगी। बोला सर एक कंपनी एक ही तो बैलेंस शीट बनाएगी जिसमें दोनों बिजनेस होंगे। सर अगर आप स्लम सेल कर रहे हैं ना, तो आपको फिर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी आपका एक सेगमेंट हो गया पावर जनरेशन का, दूसरा सेगमेंट हो गया सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो ले लेगी सामने वाली एंटिटी। तो मैंने सामने वाली एंटिटी कौन रखा है, बी लिमिटेड, बायर। बायर क्या करेगी, आपने ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को क्या किया, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है वो ट्रांसफर कर दिया एज अ होल फॉर अ लमसम कंसिडरेशन, सिंगल प्राइस। सर बताओ सिंगल प्राइस कितना, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। जब आप इस तरीके का काम करते हो तो इसको हम लोग इनकम टैक्स में क्या बोलते हैं, स्लम सेल में। सर सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला लमसम कंसिडरेशन में तुमको कंसिडरेशन में मॉनेटरी कंसिडरेशन भी दे सकता है, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी दे सकता है। नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन में जनरली क्या देता है, तो वो अपनी कंपनी के शेयर्स तुमको अलॉट कर देगा। अच्छा ये जो कंसिडरेशन है कौन किसको देगा, बी लिमिटेड कंसिडरेशन देगा किसको, ए लिमिटेड को। ए लिमिटेड के शेयर होल्डर को नहीं देगा। सर ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स का मतलब है हम फिर अमलगमेशन की बात कर रहे हैं, डिमर्जर की बात कर रहे हैं, अभी शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं होंगे। सर ए लिमिटेड अपने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को एज अ होल बेच रही है, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेके, बी लिमिटेड बदले में कंसिडरेशन देंगे, वो कंसिडरेशन का फ्लो ए लिमिटेड के पास जाएगा। अब बदले में रुपया दे, या फिर अपनी कंपनी के शेयर्स दे, या फिर अपनी कंपनी के कुछ है ना, मान लो जमीन वगैरह दे दे। सर बी लिमिटेड कंसिडरेशन में क्या दे सकती है, मनी। बी लिमिटेड के पास मान लो किसी और कंपनी के शेयर्स होंगे वो दे दे। बी लिमिटेड के पास मान लो क्या होगा, बी लिमिटेड का खुद का शेयर्स होगा, प्रमोटर बोलेगा मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो यार, मेरी कंपनी का भी तो मार्केट में वैल्यू है, लिस्टेड कंपनी है, अडानी बिरला है, हमारी कंपनी के कुछ शेयर्स ले लो। ए लिमिटेड बोलेगा नहीं जी हम शेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हम आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो पैसा चाहिए, हम उस पैसे को अपने पावर जनरेशन में लगाएंगे, या फिर हम आगे एनर्जी बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सुना है बहुत आजकल एनर्जी बिजनेस चल रहा है सर, हम ना पावर जनरेशन के साथ अब डिफरेंट एनर्जी बिजनेस में, जो न्यू रेंज की एनर्जी बिजनेस है उसमें जाएंगे सर, ग्रीन एनर्जी में जाएंगे। हमें पैसा चाहिए, हमें सीमेंट बिजनेस से निकलना है, हमें आपकी कंपनी के शेयर से कोई मतलब नहीं, तो सर पैसा ले लो। सर जो पैसा देगा उसी को आप अपना एसेट्स, अपना सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देना। तो क्या होगा सर, आप अपने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को एक लमसम कंसिडरेशन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी कुछ भी हो सकता है, बेच दे। ठीक, अच्छा ध्यान रहे इसमें इंडिविजुअल प्राइसिंग नहीं होगी, नो इंडिविजुअल एसेट इवैल्यूएशन। मान लो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फर्नीचर जाएगा, प्लांट जाएगा, बिल्डिंग जाएंगे, डेटर्स जाएगा, रॉ मटेरियल्स जाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर के रॉ मटेरियल्स भी चले जाएंगे, ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज। सर आपके सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के जितने सप्लायर है, क्रेडिटर, वो सब चले जाएंगे, जितना उधार तुमने माल बेचा हुआ डेटर्स सब चला जाएगा। सर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का अगर अलग से कोई बैंक अकाउंट है तो वो भी चला जाए, बैंक बैलेंस। सर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कोई कस्टमर लिस्ट होगी, कुछ सप्लायर लिस्ट होगी, कोई पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड, लैंड, बिल्डिंग, जो होगा सब जाएगा बी लिमिटेड के पास। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, स्टॉक्स, डेटर्स, इन्वेंट्री सब जाएंगे। ठीक सर,
जाते समय आप कोई इंडिविजुअल वैल्यूएशन मत करो। स्लम सेल में एक लमसम कंसिडरेशन होगा, 300 करोड़ 500 करोड़। वैल्यूएशन टीम होगी, वैल्यूएशन टीम डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स की इंटरनली वैल्यूएशन करके मैनेजमेंट को बोल देगी सर 300 करोड़ में खरीद लो, घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, जब स्लम सेल का एग्रीमेंट वगैरह होगा तो उसमें आपको खाली लिखना है कि ये सब एसेट्स जा रहे हैं, उसकी प्राइसिंग नहीं करनी है। अच्छा, बिना प्राइसिंग के वैल्यूएशन करोगे कैसे? तो आप अपने मन में कर लेना, एग्रीमेंट में मत लिखना। हाँ सर, कुछ एसेट्स की प्राइस लिखनी पड़ेगी वरना उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, उस पर गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे करने के लिए हमें उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। मान लो आप सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लैंड ले रहे हैं, बिल्डिंग ले रहे हैं, तो इनका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं जब तक हम इनकी वैल्यूएशन नहीं करें। तो फ्यू एसेट्स की वैल्यूएशन आप कर सकते हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग स्टैंप ड्यूटी। हो गया स्लम सेल? हो गया सर स्लम सेल। सर इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी निकलेगा? हाँ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म निकलेगा। और सर इसमें इंडेक्सेशन नहीं होता। सर इंडेक्सेशन तो अब होता ही नहीं है, इंडेक्सेशन तो अब होता ही नहीं। अच्छी बात है, इंडेक्सेशन नहीं होता है। मैं कह रहा हूं स्लम सेल 23 जुलाई 2024 के पहले का है, तब भी स्लम सेल इसमें, तब भी इसमें इंडेक्सेशन परमिटेड नहीं था। सर जैसे आप डिवेंचर्स बेचते हैं तो वहां इंडेक्सेशन परमिटेड नहीं है, तो स्लम सेल के केस में इंडेक्सेशन परमिटेड था ही नहीं, अब तो इंडेक्सेशन होता भी नहीं। सर इसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग जा रहा है तो हमें वो चॉइस मिलेगी क्या? सेक्शन 112 के अंदर 20% वाली नहीं मिलेगी चॉइस। सर वो जो आपने सेक्शन 112 के अंदर हमें पढ़ा रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में चॉइस मिलेगी। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में टैक्स कंप्यूट करते समय हमें सर 20% का एक चॉइस मिलेगा इंडेक्सेशन वाला। वो यहां एप्लीकेबल है क्या सर? इसमें देखो ना सर, लैंड एंड बिल्डिंग जा रहा है। सर स्लम सेल में आप क्या बेच रहे हैं? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग में तो जा रहा है। हाँ जा रहा है। सर आपने बताया था लैंड एंड बिल्डिंग में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा सेक्शन 112 के अंदर, तो एक चॉइस हमें मिलती है सर, ऑप्शन मिलता है क्या? इंडेक्सेशन करके 20% टैक्स देने का। सर दूसरी चॉइस क्या है? सर वो नया वाला रेट 12.5%। तो क्या ये हमें चॉइस मिलेगी यहां स्लम सेल में? सर कोई चॉइस नहीं मिलेगी, कोई चॉइस नहीं मिलेगी। भूल जाओ, इंडेक्सेशन भूल जाओ, चॉइस भूल जाओ। तुम लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बेच रहे हो, तुम सीमेंट फैक्ट्री बेच रहे हो जिसके अंदर लैंड बिल्डिंग भी एक एसेट है। प्लीज ध्यान रखना, इंडिविजुअली आप क्या बेच रहे हो हमें नहीं पता, तुम सीमेंट फैक्ट्री बेच रहे हो। सर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी इसमें 36 महीने देखते हैं। सर नहीं सर, अमेंडमेंट आ गया, पीरियड ऑफ होल्डिंग में कॉन्सेप्ट 36 महीना तो अब है ही नहीं। सर एक एक्सेप्शन है उसका। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग में अमेंडमेंट्स आ रखा है, पहले 12, 24, 36 देखते थे, अब 12, 24 देखते हैं। वो डेट कौन सी है? 23 जुलाई 2024 और उसके बाद के ट्रांसफर में। क्या बोला था क्लास में? एक एक्सेप्शन अभी भी वैलिड है। क्या? एक जगह हम अभी भी 36 महीने ही देखते हैं स्लम से। 36 महीने तक अगर आपने बिजनेस चलाया है और उसके पहले बेच दिया है तो शॉर्ट टर्म, और 36 महीने के बाद इस बिजनेस को बेच रहे हो तो लॉन्ग टर्म। सर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे निकालेंगे? तो ये देखना होगा कि ये जो सीमेंट बिजनेस जो तुम बेच रहे हो, ये तुमने स्टार्ट कब किया था और अब बेच कब रहे। सर सीमेंट बिजनेस के अंदर तुमने जमीन कब खरीदी, बिल्डिंग कब खरीदी, प्लांट कब खरीदा, ये सब नहीं देखना है। सीधा देखना है वो बिजनेस तुमने कब स्टार्ट किया और अब ये बिजनेस तुम कब बेच रहे हो, उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म निकालना है। सर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा, नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। और सर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो सर अब जो नया वाला रेट है 12.5% वो लगेगा। अगर आपका डेट ऑफ ट्रांसफर कौन सा है? ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। पुराना वाला है तो 20%। लेकिन तुम बोलोगे सर लैंड एंड बिल्डिंग है, चॉइस दीजिए मुझे, तो हम चॉइस नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। और सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो नॉर्मल रेट यानी 111A में तो हम जाएंगे नहीं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 112A के अंदर तो जाएंगे नहीं। 112 का रेट नया वाला 12.5 है, पुराना वाला 20% है, कट ऑफ डेट 2024 है। अगर टैक्स कंप्यूटेशन आता है इसमें तो डन। तो सर स्लम सेल के केस में कैपिटल गेन कंप्यूट होगा? हाँ जी, कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। सर एसेट्स में तो डेटर भी जा रहा है, सर एसेट्स में तो डेटर भी जा रहा है, एसेट्स में तो इन्वेंट्री भी जा रही है। सर ये तो पीजीबीपी का आइटम है, आपको पीजीबीपी में जाना ही नहीं है।
आपको कैपिटल गेन में रहना है, सेक्शन 50D डिमिंग प्रोविजन लगाता है, कहीं नहीं जाना है, कैपिटल गेन में ही रहो। स्लम सेल का केस है, स्लम सेल के केस में एसेट्स के अंदर डेटर भी जाएगा, इन्वेंट्री भी जाएगी, रॉ मटेरियल भी जाएगा, फिनिश स्टॉक भी जाएगा, WIP भी जाएगा, कस्टमर्स लिस्ट, डेटर लिस्ट, क्रेडिटर लिस्ट सब जाएंगे, रहना कैपिटल गेन में ही है। सर ये चार्जिंग सेक्शन है, स्पेशल सेक्शन डिमिंग प्रोविजन लगाता है, बोलता है कुछ भी ट्रांसफर करो, रहना कैपिटल गेन में ही। सर ये चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 50B डिमिंग प्रोविजन है ये। सर ये जो सेक्शन है सेक्शन 50B, ये एक चार्जिंग सेक्शन है, डिमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। डिम्ड मान लेते हैं कि कैपिटल गेन होगा और अकॉर्डिंगली टैक्स कंप्यूट करते हैं, अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं। ठीक है सर, चार्जिंग सेक्शन कैपिटल गेन में सिर्फ 45 नहीं है। आपको मैंने पहले भी क्लास में बोला था, कैपिटल गेन चैप्टर में जब पहुंचते हैं तो चार्जिंग सेक्शन सिर्फ 45 है, ऐसा नहीं है सर। कुछ चीजें 50AA में भी चली जाती हैं, है ना, और कुछ चीजें यहाँ 50B में भी आ रही हैं। तो सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्जेबिलिटी, कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी बिकॉज ऑफ सेक्शन 45 आ रही है। आपके पास डिफरेंट सेक्शंस हैं कैपिटल गेन के अंदर जो आपके ऊपर कैपिटल गेन की चार्जेबिलिटी लगाते हैं। वरना तुम क्या सोचोगे, सर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में डेटर ट्रांसफर हो रहा है, इन्वेंट्री ट्रांसफर हो रहा है, इसकी तो प्रॉफिट और लॉस हम PGBP में निकालेंगे, वो अकाउंट्स में तुम करते रहना, इनकम टैक्स में नहीं कर। इनकम टैक्स में हमारा हिसाब किताब चलेगा, डिमिंग प्रोविजन है। तो सर अभी तक के डिस्कशन में इतना कवर हो गया, डन। अभी तक का जो हमने आपके साथ डिस्कशन किया उसमें इतना कवर हो। सर स्लम सेल क्या है? स्लम सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग बाय मीन्स फॉर अ लमसम कंसिडरेशन विदाउट वैल्यू असाइन्ड टू इंडिविजुअल एसेट्स और लायबिलिटीज इन सच ट्रांसफर। सर ट्रांसफर में सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट इंक्लूडिंग कंपल्सरी एक्विजिशन भी आ सकता है। मतलब अगर तुम्हारी फैक्ट्री का कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है तो भी तुम स्लम सेल 50B में आ सकते हो। जरूरी नहीं कि प्रमोटर ओनर खाली सेल करे तभी आए। मैंने अपनी फैक्ट्री तुमको दे दी, तुम अपनी जमीन मुझे दे दो, एक्सचेंज। मैंने अपनी फैक्ट्री तुमको दे दी, तुम अपनी कंपनी का शेयर्स मुझे दे दो, एक्सचेंज। सर एक्सचेंज का भी केस इसमें आ सकता है। सर मेरी फैक्ट्री का कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया सर, गवर्नमेंट अब कुछ नहीं दे रही है उसके अंदर से, फैक्ट्री में जमीन गई, बिल्डिंग गई, मशीन वसीन सब चली गई सर, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 50B। प्लीज याद रखना, इसमें एक लमसम कंसिडरेशन मिलेगा, लेकिन कुछ एसेट्स की, फ्यू एसेट्स की वैल्यूएशन कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। ये बात तुमको स्लम सेल के एग्रीमेंट में लिखनी हो, वही बताया मैंने। सर PGBP में नहीं आना है, PGBP में नहीं जाना है, इन्वेंट्री को लेके, डेटर को लेके। तुमको स्लम सेल से जो भी प्रॉफिट एंड गेन्स आएगा उसको कैपिटल गेन में ही लेके आना है। चार्जिंग सेक्शन है 50B, तुमको कहीं नहीं जाने देगा। और सुनो, 24 महीने का कोई कॉन्सेप्ट यहां नहीं है, 12 महीने का कोई कॉन्सेप्ट यहां नहीं। 36 महीने तक शॉर्ट टर्म, 36 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। डन, यही सब बातें हुई आपके साथ। अब स्लम सेल क्या है आप जानते हो, दूसरों को समझा भी सकते हो। जब तक सामने एग्जाम्पल नहीं दिखेगा ना तब तक समझ में नहीं आया। सर ए लिमिटेड बंद हो गया, अरे नहीं रे बाबा, ए लिमिटेड बंद नहीं हुआ, उसने अपना एक बिजनेस दूसरी कंपनी को दे दिया ताकि वो अपने कोर बिजनेस पर फोकस कर सके, ऐसा आप न्यूज में पढ़ते हो। सर ए लिमिटेड अपना सीमेंट बिजनेस दूसरी कंपनी को दे रहा है, अडानी बिरला जैसी कंपनी को, जिसके पास मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है सीमेंट बिजनेस में, और अपने अब पावर जनरेशन के बिजनेस में फोकस करेंगे। सर इसी में ग्रोथ लेंगे, वो सोलर एनर्जी में जाएंगे, ग्रीन एनर्जी में जाएंगे सर, वो सेमीकंडक्टर वगैरह सब बनाएंगे सर, अपना सारा कोर एक्टिविटी अपने फोकस करेंगे। ऐसे करके न्यूज आती है, हो गया स्लम सेल। ठीक है, स्लम सेल के बाद अब क्या करेंगे सर, कैपिटल गेन की कैलकुलेशन। सर कैपिटल गेन का टैक्स रेट भी मैंने बता दिया, टैक्स रेट आपको बता दिया, शॉर्ट टर्म होगा तो क्या लगाएंगे, लॉन्ग टर्म होगा तो क्या लगाएंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग बता दी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बारी है कैपिटल गेन की। सर कैपिटल गेन का कॉम्प्यूटेशन तो सेक्शन 48 में जाता है, नहीं सेक्शन 48 में जाने की जरूरत नहीं है। इसका कैपिटल गेन का कॉम्प्यूटेशन का खुद का फॉर्मेट है 50B के थ्रू। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यहीं से निकालो। क्या पहला लाइन क्या लिखते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब इसमें थोड़ी यूनिक बात है, इसमें थोड़ी यूनिक बात है सर, थोड़ी सी यूनिक बात है। जैसे आप यूनिक चीज पढ़े थे पहले 50C में,
50C में आपने क्या पढ़ा था? बिल्डिंग बेची है 50 लाख रुपए में, लेकिन अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 70 लाख है तो तुम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 70 लाख लेके कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे। ऐसा पढ़े थे आप स्पेशल केस 50C? तो वैसे इसके अंदर एक स्पेशल केस है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लिखें। तो इसमें गवर्नमेंट बोलती है भाई कैपिटल गेन कंप्यूट करते समय जो आप पहली लाइन लिखोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें ये मत देखो कि तुम्हारे पास क्या कंसिडरेशन आया है। मान लो मैंने अपनी फैक्ट्री तुमको दे दी, अब बदले में तुमने मुझे 100 करोड़ रुपए दिए, वो लिख दिया। बदले में तुमने मुझे जमीन दी, जमीन की मार्केट वैल्यू 200 करोड़ है, मैंने वो लिख दिया। तो सिर्फ ये तो कंसिडरेशन क्या आया वो लिखा ना आपने। अब गवर्नमेंट यहां बोलती है 50B के अंदर पहली लाइन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में जो कंसिडरेशन आया वो लिख लो, और जो तुम कैपिटल एसेट स्लम सेल में ट्रांसफर कर रहे हो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों को कंपेयर करके विच एवर इज हायर लेना है। मतलब स्लम सेल में जो गया है उसकी वैल्यू देखो, और जो कंसिडरेशन आ रहा है उसकी वैल्यू देखो, और दोनों में हायर। सर इंटरमीडिएट लेवल पे एग्जाम में ये फिगर दे रखी होगी, तुमको सिर्फ हायर लेना है। फाइनल लेवल पे जब आप जाओगे, फाइनल लेवल पे जाओगे आप जब, तो यहां पर आपको एक रूल सिखाया जाएगा, रूल 11 UAE नॉट इन इंटर लेवल। तो अभी हम इस रूल के अंदर नहीं जा रहे कि सर ये मार्केट वैल्यू निकालेंगे कैसे, एफएमबी निकालेंगे कैसे। आपको स्लम सेल का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें दिया रहेगा कि आपने अपनी अंडरटेकिंग स्लम सेल में ट्रांसफर की है, जिसके अंदर कैपिटल एसेट्स 50 करोड़ का गया है और कंसिडरेशन 40 करोड़ का आया है। तो 50 और 40 विच एवर इज हायर। सर कैपिटल एसेट 50 करोड़ की फेयर मार्केट वैल्यू का गया है, कंसिडरेशन 80 करोड़ आया है, तो 80 करोड़ लिखना, विच एवर इज हायर। बस तुमको ये एग्जाम नाइट में पढ़ के जाना है कॉन्सेप्ट, ताकि एग्जाम में गलती मत करो। जनरली हम ज्वेलरी बेचते हैं 40 लाख में, तो 40 लाख पर कैपिटल गेन निकाल लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहता है। 50C को याद करो, 50C में क्या देखते हैं, बिल्डिंग बेची कितना रुपया आया, जो बिल्डिंग बेची उसका सरकार के रिकॉर्ड में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना है, विच एवर इज हायर लो, ऐसे करते हैं ना, एकदम एग्जैक्ट 50C जैसा है। तो हिंट में दे दिया मैंने 50C। इसमें क्या देखना है, क्या कंसिडरेशन आया है और क्या कैपिटल एसेट जो वैल्यू है उसकी गई है। वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, निकालने का रूल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है, सिलेबस में नहीं है इंटरमीडिएट लेवल पे, मैं उसको टच नहीं कर। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर एक्सपेंस घटेगा सर? हाँ घटेगा। और क्या घटता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और क्या घटता है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बोलता है दोनों ही मत घटाओ, है कैपिटल गेन निकल जाएगा सर। बोलता है दोनों ही घटाने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर घटा दो। अब कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए क्या घटाते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मत घटाओ, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मत घटाओ, सिर्फ घटाना क्या है? नेटवर्थ घटाना है। किसका नेटवर्थ? जो अंडरटेकिंग तुम ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब अभी तुमने क्या ट्रांसफर किया? सीमेंट बिजनेस, तो सीमेंट बिजनेस का नेटवर्थ आप घटाना। नेटवर्थ कैसे निकलेगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सर नेटवर्थ कैसे निकलेगा? आप सीमेंट बिजनेस की एसेट्स में से उसकी लायबिलिटीज माइनस कर दो, सर नेटवर्थ निकल जाएगा। इतना इजी नहीं है, एक वर्किंग नोट बनेगा, अभी पढ़ाता हूं। सर नेटवर्थ कैसे कंप्यूट करेंगे, ये अगर सीख गए तो बाकी स्लम सेल का क्वेश्चन आपका, मार्क्स आपके, क्योंकि ऊपर के फॉर्मेट में तो कुछ है ही नहीं। अब मेन मुद्दा है, देखो ऊपर एक फॉर्मेट चल रहा था कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, अब अगला फॉर्मेट चलेगा कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ। सर यहां इंस्टेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस नहीं होता है, कितने में जमीन खरीदी, कितने में बिल्डिंग खरीदी, कितने में है ना इन्वेंट्री खरीदी, कितने में आपने ना रॉ मटेरियल खरीदा, ये सब नहीं। नेटवर्थ निकालेंगे अलग से, मतलब अलग से एसेट्स के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां पर नहीं लिखना है। नेटवर्थ सीखते हैं कैसे निकालेंगे। नेटवर्थ में भी एसेट्स और लायबिलिटीज तो देखना ही है, तो वहां भाव लगा लेंगे डेटर का, लैंड एंड बिल्डिंग का, डोंट वरी, देखते हैं अभी। बोला सर इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन भी नहीं करेंगे अगर मान लो डेट ऑफ ट्रांसफर 23 जुलाई के पहले का है, बाद में तो इंडेक्सेशन होता ही नहीं, पहले में भी इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। ठीक, बिना इंडेक्सेशन के कैपिटल गेन कंप्यूट होता है, नेटवर्थ माइनस करते हैं। ठीक सर नेटवर्थ ही बता दो आप। तो सर सारा खेल अब नेटवर्थ का है। और सुनो सेक्शन 50B यहां पर बोलता है नेटवर्थ जो कंप्यूट करके तुम घटाओगे ऊपर कैपिटल गेन में, उस नेटवर्थ के लिए एक सर्टिफाइड रिपोर्ट लेनी होगी। किससे? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हाँ जी,
नेटवर्थ 500 करोड़ की जगह किसी ने 700 करोड़ कर दिया तो कैपिटल गेन तो घट जाएगा ना। तो सारा खेला नेटवर्थ का है। अगर स्लम सेल का केस है तो उसमें नेटवर्थ घटता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह, लेकिन वो नेटवर्थ कंप्यूटेशन करने के लिए एक सीए से रिपोर्ट लेनी पड़ती है, प्रैक्टिसिंग सीए से। यहां कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, यहां पर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, यहां पर वो जो वैल्यूअर होते हैं वो भी नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट लगे। और वो रिपोर्ट कब तक सबमिट कर देनी है? बोलता है अगर इफ आरओआई ड्यू डेट तुम्हारा 31 अक्टूबर है, मार्च के बाद, तो फिर उससे एक महीने पहले 30 सितंबर तक ये रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। आरओआई फाइलिंग का जो भी ड्यू डेट होगा, बोला नहीं सर हमारा आरओआई फाइलिंग का ड्यू डेट तो 31 जुलाई है, तो उससे एक महीना पहले। जनरली ये बड़े बड़े एसएससीज होते हैं, इनके बुक्स की ऑडिट होती है और ऑडिट के केस में आरओआई की ड्यू डेट अक्टूबर होती है। उससे एक महीना पहले 30 सितंबर तक चार्टर्ड अकाउंटेंट से नेटवर्थ का एक सर्टिफिकेट, एक रिपोर्ट लेना होगा कि हाँ भाई कंप्यूटेशन सही है। मतलब एक क्लाइंट अगर मुझे ऐसा मिल जाए, मान लो मैं प्रैक्टिस में हूं और कोई एक क्लाइंट मुझे ऐसा मिल जाए, तो मालूम है मेरे पूरे साल भर के खर्चे इससे निकल जाएंगे प्रोफेशनल। यस सर 300-400 करोड़ का बिजनेस बिकेगा, 300-400 करोड़ की डील होगी। 300-400 करोड़ की डील में अगर मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, 0.5% भी चार्ज किया, 0.5% अपनी प्रोफेशनल फी। सर 300 करोड़ की डील है मेरे क्लाइंट की, स्लम सेल की, अगर मैंने 0.5% भी चार्ज किया अपनी प्रोफेशनल फी तो 1.5 करोड़ रुपए आएंगे। साल भर का खर्चा मेरे ऑफिस का, साथ में 2 फॉरेन ट्रिप फैमिली की कवर हो जाएगी। ये ऐसा काम है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वैल्यूएशन से रिलेटेड काम सीखना चाहिए जब हम ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं। वैल्यूएशन से रिलेटेड ही ये काम है। और ट्रेनिंग पीरियड में हम कहां भागते हैं? सर जी ऑडिट करेंगे, ऑडिट। किसी ने बोला है स्टैट्यूटरी ऑडिट करने, किसी ने बोला है बैंक ऑडिट करने। ऑडिट ही करते रह जाओगे और यहां कोई वैल्यूएशन की रिपोर्ट बना के 1.5-2 करोड़ रुपया फीस एक झटके में अंदर कर देंगे। कॉन्टैक्ट्स काम आते हैं यहां पे, क्योंकि सर क्लाइंट्स भी तो वैसा होना चाहिए जो 300 करोड़ की फैक्ट्री बेच रहा हो, यानी बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना आपका होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज ही काम नहीं आएगी। नॉलेज है, वैल्यूएशन कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन क्लाइंट ही आपके पास नहीं है। तो अभी सीखने का टाइम है, तो सीखिए। आगे जब क्लाइंट बनाने का टाइम आएगा तो क्लाइंट भी बनाएंगे। तो सर नेटवर्थ की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो यहां कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। नेटवर्थ की कैलकुलेशन कहता है आप एसेट्स जो लेंगे पूरे ए लिमिटेड के सारी फैक्ट्रियों का ले लेंगे। नहीं 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 सर, सीमेंट बिजनेस जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर रहा हूं उसके एसेट्स। अच्छा, एसेट्स में सब आ जाएगा? सर सारे एसेट्स आ जाएंगे, ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, डेटर, इन्वेंट्री, प्लांट, मशीन, इंटेंजिबल एसेट्स, फर्नीचर एटसेट्रा। लॉन्ग लिस्ट है। मतलब तुम सीमेंट बिजनेस के तुम्हारे पास क्या क्या एसेट्स हैं सब यहां डाल दो। और अगर तुमने उन एसेट्स का कहीं रीवैल्यूएशन कर रखा है बुक्स में, मतलब जमीन खरीदी थी 50 लाख की और बुक में दिखा रखा है 80 लाख, तो तुमको रीवैल्यूएशन इग्नोर करना पड़ेगा, बुक वैल्यू लेनी पड़ेगी नेटवर्थ कैलकुलेशन। और सर मान लो बिल्डिंग है, डेप्रिसिएशन लेते हो इस पे। मान लो प्लांट एंड मशीनरी है, डेप्रिसिएशन लेते हो इस पे। फर्नीचर है, इंटेंजिबल एसेट्स है, तो इस पे तो डेप्रिसिएशन ले रहे होगे, तो इसकी इनकम टैक्स वाली रिटर्न डाउन वैल्यू लेनी है। सर अकाउंट्स वाले डेप्रिसिएटेड वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे बुक्स में डेप्रिसिएशन ले रहे होगे, तो 2 तरीके की सीट चलती है हमेशा। एक इनकम टैक्स के हिसाब से वैल्यू क्या है और एक अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन के हिसाब से वैल्यू क्या है। सर आपको इनकम टैक्स वाली WDV लेनी है। स्लम सेल करते समय इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनका रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होना चाहिए वो ले लो। बाकी डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, इन्वेंट्री ट्रांसफर कर रहे हो, मान लो कोई इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स, तो उन सब की आपको क्या लेनी होगी? बुक वैल्यू लेनी होगी। मार्केट वैल्यू नहीं लेनी है, बुक वैल्यू लेनी है। डेप्रिसिएबल एसेट्स के केस में क्या लेना है? WDV एज पर इनकम टैक्स लेना है। अगर इनमें से किसी एसेट्स का पहले रिवैल्यूएशन कर रखा है तो वो रिवैल्यूएशन इग्नोर करना है। अब इस चैप्टर में थोड़ा मेहनत है। क्यों? क्योंकि सर अगर डेप्रिसिएबल एसेट्स है तो उसमें इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो WDV निकलेगी वो लेना। तो इसके लिए तुमको डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है, जहां पर डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, WDV कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम 2 का डेप्रिसिएशन चैप्टर पे आपका स्ट्रॉन्ग कमांड नॉलेज होना चाहिए।
मतलब आप एग्जाम्स जा रहे हैं और डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ के नहीं जा रहे। मेरे वॉल्यूम 2 का डेप्रिसिएशन चैप्टर सिर्फ 2 क्लास का है, ठीक, और वो डेप्रिसिएशन चैप्टर आप कवर करके नहीं जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं एग्जाम में कैपिटल गेन का क्वेश्चन जो आएगा ना 5-6 मार्क्स का वो कर लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको डेप्रिसिएशन की नॉलेज होनी चाहिए, इनकम टैक्स में रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। सर जैसे बिल्डिंग पर 10% का रेट लगता है इनकम टैक्स में, अब मान लो क्वेश्चन में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रेट दिया होगा 20%, तो गलत हो जाएगा ना। अब इनकम टैक्स में प्लांट एंड मशीनरी पर जनरली 15% का टैक्स रेट है, इंटेंजिबल एसेट्स पे रेट 25% का है, फर्नीचर पे रेट 10% का है। तो आपको इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन रेट, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी पे कैसे पहुंचते हैं, वो नॉलेज होनी चाहिए अगर एग्जाम में स्लम सेल का क्वेश्चन क्रैक करना है तो। और क्या कहता है, और कहता है एसेट साइड में, एसेट साइड में कहता है तुम क्या ट्रांसफर कर रहे हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, बुक वैल्यू नहीं ले सकते, उसकी वैल्यू नील ले। अगर स्लम सेल के केस में सीमेंट बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो, उसकी बैलेंस शीट में गुडविल भी है जो खरीदी नहीं है, खरीदी नहीं है, सेल्फ जनरेटेड है, तो उसकी कॉस्ट नील है। और सुनो, कुछ ऐसे एसेट ट्रांसफर कर रहे हो जिसका तुम ऑलरेडी 100% डिडक्शन पीजीबीपी के सेक्शन 35 में ले चुके हो, ऑलरेडी ले चुके हो डिडक्शन उसका। सर कुछ बिजनेस है जो 35 में कवर होते हैं पीजीबीपी की क्लास, 14 बिजनेस है सर। पीजीबीपी में सेक्शन 35 में 14 तरह के बिजनेस की लिस्टिंग है, जिसमें बोलता है बिल्डिंग खरीदी है, पूरा बिल्डिंग तुम अलाउ कर लो, डेप्रिसिएशन मत लो, पूरी बिल्डिंग तुम डिडक्शन ले। प्लांट खरीदा है 10 लाख का, पूरा 10 लाख माइनस कर दो, पीजीबीपी इनकम निकालते इसमें 100% डिडक्शन, नो डेप्रिसिएशन। तो जब तुम 100% डिडक्शन ले चुके हो तो उसकी वैल्यू नील ही तो लेनी पड़ेगी, ठीक। तो 35 से भी कनेक्टेड है, तो तुमको थोड़ी नॉलेज 35 की भी लेनी पड़ेगी। और ऐसे भी 35 इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। एबीसी कैटेगरी में अगर पढ़ना चाहते हो तो ये ए कैटेगरी का क्वेश्चन सेक्शन है 35 चाहे तुम पीजीबीपी एग्जाम में मत करके जाओ, 35 जरूर करके जाना। तुम पीजीबीपी एग्जाम में छोड़ के जाना चाहते हो, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट करके जाना, ऐसा है। डेप्रिसिएशन की क्लास में जब पहुंचेंगे, जब पीजीबीपी की क्लास है तो पहुंचेंगे तो बताऊंगा कि पीजीबीपी करके मत जाओ एग्जाम। सर पीजीबीपी छोड़ के जाना चाहता हूं, निहायत ही फालतू डिसीजन है, बेवकूफी वाला डिसीजन है पीजीबीपी छोड़ के जाना, मतलब तुम डीटी अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते हो, ऐसा है। सर पीजीबीपी में मैं 7-8 टॉपिक मार्क करवा दूंगा तुमको, बस वो सब टॉपिक कर लेना, तुम्हारा पीजीबीपी का वारा न्यारा हो जाएगा। जैसे कि एक टॉपिक करवा दिया 35 ऊपर एक टॉपिक मेंशन करा दिया डेप्रिसिएशन, इंक्लूडिंग उसमें एक कॉन्सेप्ट है एडिशनल डेप्रिसिएशन का। सर कुछ टॉपिक्स हैं 7-8 पीजीबीपी के अंदर, जिसको तुम कर लिए तो एग्जाम तुम्हारा क्लियर हो जाता है, पीजीबीपी के क्वेश्चन बन जाते हैं, देख लेंगे आगे। फिलहाल सर अब कोई भी डेप्रिसिएबल एसेट्स हो उन सब के अलावा तो आपको डब्ल्यूडीवी इनकम टैक्स वाली लेनी है, बुक्स वाली नहीं लेनी है। सर बुक्स वाली नहीं लेनी है, और जो अदर एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू लेनी है, मार्केट वैल्यू, एफएनबी, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा कि लैंड की, सर लैंड की बुक वैल्यू कितनी दे रखी है 50 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है 5 करोड़, तुमको 5 करोड़ नहीं लेनी है, 50 लाख लेनी है। जबकि जब तुम स्लम सेल में सामने वाली पार्टी से डील कर रहे होगे तो दिमाग में 5 करोड़ चल रहा होगा, है 5 करोड़ की तो जमीन ही हम तुमको दे रहे हैं, ऐसे कैसे हम तुमको अपनी फैक्ट्री 4 करोड़ में बेच दें, समझ रहे हो। सामने वाला बोलता फैक्ट्री 4 करोड़ में दे दो, तो तुम क्या बोलोगे, अच्छा जमीन ही मेरी 5 करोड़ की, फैक्ट्री 4 करोड़ में कैसे देते, भाग जाओ यहां से। डील तो तुम ऐसे कर रहे होगे, लेकिन जब नेटवर्थ की कैलकुलेशन आएगी तो तुमको जितने में खरीदी थी तुम्हें वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है सर। उसके बाद जो भी तुम्हारी एज पर बुक्स लायबिलिटीज है इस बिजनेस से रिलेटेड, वो सब एक्चुअल बेसिस पे जो बुक्स की फिगर है वो घटा दो, तुम्हारा नेटवर्थ आ गया, तुम्हारा नेटवर्थ आ गया, ठीक है सर। ये देखिए हमने ये कवर कर दिया, हमने यहां से यहां तक कवर कर लिया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों आंसर निकल सकता है। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर दीजिएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ये वर्ड ट्रांसफर्ड हटा दीजिएगा। और ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे लेते हैं, 2 चीजों का हायर, कैपिटल एसेट जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी वैल्यू, और जो कंसिडरेशन आ रहा है उसकी वैल्यू, विच एवर इज हायर, वो अगले पेज पे लिखी हुई है यहाँ, ये भी बता दिया।
सर 11 यूए तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो भी दिखा दिया, एफएमपी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो भी बता दिया। सर आपको नेटवर्थ घटाना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह वो भी बता दिया, इंडेक्सेशन नहीं करना है वो भी बता दिया। सर जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लेंगे, तो वो वैल्यू जो रूल 11 यूएई से निकले। रूल 11 यूएई क्या कहता है, दोनों में चीजों में हायर ले लो, जो एसेट्स तुमने ट्रांसफर की है उसकी मार्केट वैल्यू और जो कंसिडरेशन आ रहा है उसकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू डिटरमाइन नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, फाइनल में डिटरमिनेशन करना पड़ता है, फाइनल वाले स्टूडेंट्स को ये रूल पढ़ना पड़ता है। ठीक सर, नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, रिवैल्यूएशन इफेक्ट को इग्नोर करें, डेप्रिसिएबल एसेट्स में WDV एच पर इनकम टैक्स लेंगे, कैपिटल एसेट में अगर गुडविल है और वो सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी कॉस्ट निल लेंगे, कैपिटल एसेट में अगर 35 AD का बेनिफिट ले चुके हैं तो फिर कॉस्ट निल लेंगे, बाकी अदर एसेट्स में बुक वैल्यू लेंगे, लायबिलिटीज में बुक्स वैल्यू लेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट लेंगे। सब बता दिया, सब बता दिया आपको। ठीक, अब बताने के लिए कुछ है ही नहीं स्लम सेल में, स्लम सेल में अब बताने के लिए कुछ भी नहीं। वीडियो रोक के लिखिए, अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे क्लास में, अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे क्लास में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट यस, अब स्लम सेल का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। जो बच्चे YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं YouTube पे ये वीडियो अपलोड करूंगा, नोट्स नहीं है, टीम से इस नंबर पे नोट्स PDF ले लीजिए, टीम को मैसेज कीजिए, नोट्स PDF ले लीजिए। ठीक, कैपिटल गेन चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां काफी सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए अगर और भी कुछ सीखना चाहते हैं मेरे से। बट यस, एग्जाम में स्लम सेल का क्वेश्चन पूछा तो अब बनेगा, गारंटी मेरी है। बट थोड़ा अभी हम प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस की, थोड़ा डेप्रिसिएशन निकालने की प्रैक्टिस कर लें, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को इग्नोर करने की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद तो ये क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्ट हो सकता है एग्जाम में आपको 5, 6, 7, 8 मार्क्स तक कॉन्सेप्ट पकड़ा जाए। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट। ये एग्जाम की रात में जरूर देखना है, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ये और ये एग्जाम नाइट, अगर मान लो आप क्लास नोट्स नहीं देख पा रहे हैं, जो अभी मैंने बताया, जो लिखाया है ना, इस पेज पे तो कुछ खास ज्ञान है नहीं, खाली 36 महीने वाली बात है। एग्जाम नाइट 36 महीने, एग्जाम नाइट नेटवर्थ नो इंडेक्सेशन, है ना, इतनी बात जान ली। एग्जाम नाइट लमसम कंसिडरेशन, लमसम कंसिडरेशन, ठीक, बस छोटी छोटी बात, लमसम कंसिडरेशन होना चाहिए, 36 महीने होना चाहिए, इंडेक्सेशन नहीं करेंगे, ये सब हो गया फर्स्ट पेज क्लियर। ठीक, अब सेकंड पेज पे आए, अच्छा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में 2 चीज में हायर लेंगे तो वो जरूर देखना। डन, वर्किंग नोट में क्या करेंगे, नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्टिफिकेट हो, इसमें ना तो कॉस्ट अकाउंटेंट का रेफरेंस है, ना कंपनी सेक्रेटरी का रेफरेंस है, न ही मार्केट में जैसे वैल्यूअर होते हैं, मर्चेंट बैंकर होते हैं, उनका रेफरेंस है। एक ही आदमी से सर्टिफिकेट लेना है, किससे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब आगे जब इसमें अमेंडमेंट आ जाए, है ना, मैं क्या कह रहा हूं, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी के अलावा और भी लोग हैं, जैसे मर्चेंट बैंकर हैं, मार्केट में वैल्यूअर्स हैं, सर्टिफाइड इंजीनियर्स वैल्यूअर्स होते हैं, सर किसी का भी रेफरेंस यहाँ। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड अगर तुमको कहीं पर वैल्यूएशन करने के कॉन्सेप्ट सीखने पड़े तो जरूर सीखना। सर कॉन्सेप्ट सीखोगे और आगे कॉन्टेक्स्ट बनाओगे तो काम आएगा। क्या बोला, 300 करोड़ की एक डील हुई है, क्लाइंट से तुम 0.5% भी फीस लोगे तो साल भर का खर्चा तुम्हारा। तो इन चीजों को ध्यान रखो, और ट्रेनिंग पीरियड में अगर ये सब एरिया में वर्क करने का, काम सीखने का मौका मिले तो जरूर सीखो, जरूर करो। यही सब चीज तुमको आगे जाके मर्जर एंड एक्विजिशन के एरिया में ले जाएगी, बिग 4 में, मर्जर एंड एक्विजिशन के एरिया में, जहां पर शायद तुम्हारी सैलरी फर्स्ट ईयर की 15 लाख से स्टार्ट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। क्वालिफाई करने के बाद हो सकता है तुमको वहां पर, अगर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड तुम ये सब सीख लिए, तो तुम्हारा फ्यूचर का जो एरिया होता है वो मर्जर एक्विजिशन का होता है, और तुम्हारी सैलरी स्टार्टिंग 15-20 लाख रुपए पर एनम से शुरू होगी। साथ में वो इंटरनेशनल CFA कर लेना, तो भाई साहब फिर तो बात ही क्या है। चलिए, सपने देखना कम कीजिए, फिलहाल एग्जाम पर फोकस करते हैं।
पढ़ाई पर फोकस करते हैं। डन। बट यस, फ्यूचर इस तरीके से बना सकते हैं आप। आगे जाने से पहले इसको लिखेंगे। कहानी यहां से स्टार्ट। स्लम सेल जरूरी नहीं कंपनी पे लगे, किसी भी एसएससी किसी भी पर्सन एग्जाम में मिस्टर एक्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। ए लिमिटेड की जगह मान लो मैं मिस्टर एक्स कर दूं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट। चलिए यहां तक लिख लिया। अब छोटा सा मैं आपको इनकम टैक्स में एक आइडिया देना चाहता हूं कि मान लो, देखो ये जो मैं बता रहा हूं ये सेम कॉन्सेप्ट आप, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं पेटेंट का, सेम कॉन्सेप्ट आप फर्नीचर पे भी लगा सकते हो। खाली फर्नीचर पे 10% का टैक्स रेट है, यहां हम 25% पर गेम खेलेंगे। तुम फर्नीचर का क्वेश्चन है 10% पे लगा देना। सर मान लो एग्जाम में बिल्डिंग का क्वेश्चन आया तो तुम 10% पे खेला करना। सर प्लांट एंड मशीनरी का क्वेश्चन आया तो तुम 15% पे खेला करना। एक आइडिया दे रहा हूं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है सर कि तुमने एक प्लांट परचेज कर रखा है 1 लाख रुपए का प्रीवियस ईयर 23-24 में, कब? 1 नवंबर 2023 को, और अभी तक इसमें तुमने डेप्रिसिएशन ही क्लेम नहीं किया। बुक्स में कितना दिख रहा है? 1 लाख रुपए, और नेटवर्थ में 1 लाख रुपए जाएगा? नहीं सर, ये डेप्रिसिएबल एसेट्स है। सर पेटेंट का बिजनेस यूज करते हैं तो ये इंटेंजिबल एसेट्स एक डेप्रिसिएबल एसेट है, जिसको तुमने 1 लाख में खरीद के अब तक कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया। ठीक। अब नेटवर्थ की कैलकुलेशन में इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू जाएगी इनकम टैक्स वाली, तो इनकम टैक्स वाली जाएगी तो रेट पता होना चाहिए। सर पता है ना, इंटेंजिबल एसेट्स 25%। और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5 महीने का डेप्रिसिएशन, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, वो अकाउंट्स में करते हैं। सर यहां डेप्रिसिएशन हाफ या फुल का कॉन्सेप्ट होता है। इनकम टैक्स में देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना मैं आगे सिखाऊंगा वॉल्यूम 2 डेप्रिसिएशन चैप्टर। ठीक। लेकिन एक ध्यान तो रखना, क्या सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय इनकम टैक्स में हाफ या फुल का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर तुमने एसेट को ड्यूरिंग द ईयर खरीद के 180 दिन से कम यूज किया है तो हाँ सर मई में खरीदा था, नवंबर में खरीदा तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने मोटा मोटी 150 दिन के आसपास हुए। 180 दिन से कम है तो लाख रुपया इंटू 25% इंटू 5/12 नहीं करना है, वो अकाउंट्स में करते हैं, आपको सीधा 50% कर देना है। तो ये आ गया पहले साल का डेप्रिसिएशन। अब WDV आ गई 1/4/2024 की कितनी? 87,500। फिर एक बार और डेप्रिसिएशन 24-25 का, तो आपका WDV कितना आ गया? 25% WDV। सर रिटर्न ऑन वैल्यू घटा के उससे फिर से 25% घटा के फिर से। अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मान लो डेट ऑफ ट्रांसफर 1/11/2024, तो तुमको आगे नहीं जाना है, तुमको यही वाली वैल्यू यहां ले देनी है। बोला सर 1/11/2024 है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इन सब का डेप्रिसिएशन नहीं होता है, वो अकाउंट्स में होता है। सर इनकम टैक्स में ईयर ऑफ सेल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं। अब तुम अकाउंट्स में रहते तो क्या करते? सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ऐसे करके 1 नवंबर तक डेप्रिसिएशन लेते हैं, यहां नहीं होता। सर ओपनिंग WDV जो होगा, ओपनिंग WDV वही तुम्हारा अब नेटवर्थ में चला गया। नेटवर्थ की कैलकुलेशन करोगे ना, और तुमने अगर मान लो डेट ऑफ ट्रांसफर 1 नवंबर 2024 है, तुम्हारा अटेम्प्ट दिसंबर 25 का है, जनवरी 26 का है, ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 87,500 लेना। बोला नहीं सर मेरा अटेम्प्ट तो आगे है मई 26। सर मेरा अटेम्प्ट तो मई 26 का है, मेरा अटेम्प्ट तो जून 26 का है, तो तुम्हारे में प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा? 25-26। तो वहां और आगे लेना। सर 1/4/25 का WDV ले जाना तुम यहां पे। तो सर डेप्रिसिएशन खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, उसके लिए डेप्रिसिएशन चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा आइडिया मैंने यहां दे दिया।
सर हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे हो कि जमीन तुमने खरीदी है 10 लाख में, अब वैल्यू उसकी 18 लाख दिख रही है बुक्स में, क्योंकि तुमने पहले कभी 8 लाख का रीवैल्यूएशन ले रखा है। तो अब नेटवर्थ की कैलकुलेशन में तुम जमीन की वैल्यू यहां पे 18 लाख नहीं लिखोगे, 10 लाख लिखोगे। अच्छा, क्वेश्चन में इसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में इसकी मार्केट वैल्यू 25 लाख दे रखी है, तो तुम यहां पर 25 लाख भी नहीं लोगे, 18 लाख भी नहीं लोगे। नेटवर्थ की कैलकुलेशन में जमीन के सामने कितना लिखोगे? 10 लाख। मार्केट वैल्यू तो लेंगे ही नहीं नेटवर्थ निकालते समय, बुक वैल्यू लेंगे, रिवैल्यूएशन की हो तो इग्नोर करेंगे, डेप्रिशिएबल एसेट्स होगा तो एज पर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके जो WDV आएगी, रिटर्न ऑन वैल्यू। अब चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन। अब चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सर सेट बी का एक ही क्वेश्चन अब बचा है डिस्कस करना। सेट बी का आपके साथ एक ही क्वेश्चन बचा है मुझे डिस्कस करने को। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम नाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर एग्जाम नाइट में जनरली क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं। एग्जाम नाइट का मतलब मेरा यहां पर है लास्ट 10 डेज रिवीजन। लास्ट 10 डेज जो रिवीजन एग्जाम से पहले करते हैं ना सर, एग्जाम नाइट में तुम कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लो, वही बहुत है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो छू भी नहीं पाओगे तुम, इतना सिलेबस है तुम्हारा। लास्ट 10 डेज रिवीजन में सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निपटा देना इस तरीके से कि अब सीधा एग्जाम में आए तो वो कॉन्सेप्ट बना दो, एग्जाम की रात में तुम नहीं देख पाओ। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी तुम कर रहे हो एग्जाम की रात में, आरटीपी, एमटीपी, मॉक टेस्ट, 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, शायद तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते ही नहीं, ये मैं कह दूं, ठीक है। टाइम नहीं बचता है बच्चों के पास। आप बच्चे टाइम लगाते हैं क्योंकि आप सेलेक्टिव स्टडीज करते हैं, एबीसी एनालिसिस करके स्टडीज करते हैं। सर मुझे तो टाइम मिलता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का, आप पूरा सिलेबस करके ही नहीं जाते हैं एक्चुअली, इसीलिए आपको टाइम मिलता है, और कोई बात नहीं है। आइए इस क्वेश्चन। सर पेज नंबर 8B.4 सेट बी, क्वेश्चन नंबर 17। सर देख लीजिए, स्लम सेल किसका हो रहा है? इंडिविजुअल। तो मैं क्या बोला था, इंडिविजुअल के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। मिस्टर ए इज अ प्रोप्राइटर ऑफ आकाश एंटरप्राइजेज हैविंग 2 यूनिट्स। ही ट्रांसफर्ड ऑन 1 अप्रैल 2025। मेरे पास 23rd एडिशन की बुक है, कोई बात नहीं। सर सेम ही आंसर होगा 22nd में भी। यूनिट 1 इसने स्लम सेल में 25 लाख में बेच दिया, आया 25 लाख है, लेकिन जो एसेट्स ट्रांसफर किए हैं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 30 लाख। तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा? बता दिया है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 30 लाख पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते हैं। सर यूनिट 1 स्टार्ट कब किया था? 5-6 में, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिल जाएगा, मिल जाएगा। और आगे चलते हैं। सर ओन कैपिटल से हमें कोई मतलब नहीं है। रीवैल्यूएशन रिजर्व यूनिट 1 बिल्डिंग, बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन हुआ है यूनिट 1, तो हमें इस यूनिट 2 की प्राइस से कोई मतलब नहीं है, इस टोटल से हमें कोई मतलब नहीं है, यूनिट 1 पे फोकस करते हैं। बिल्डिंग 12 लाख, बिल्डिंग 12 लाख का रीवैल्यूएशन हो रखा है 3 लाख, और नीचे बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं दे रखा है कि ये बिल्डिंग की बुक वैल्यू है या इनकम टैक्स की डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है सर, हम देखो क्वेश्चन में लिखेगा कि ये कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू है या इनकम टैक्स वाली वैल्यू, कुछ नहीं लिख रहा। अब हम नेटवर्थ की जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें बिल्डिंग में सिंपल क्या ले लेंगे? 9 लाख ले लेंगे। 12 लाख में से ये 3 लाख रीवैल्यूएशन वाला घटा देंगे, 9 लाख, 9 लाख को ही इनकम टैक्स वाली वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं दे ही नहीं रहा है कि इनकम टैक्स वाली वैल्यू बिल्डिंग की अलग से नहीं दे रहा। सर मशीन की 3 लाख की वैल्यू यहां दे रखा है, अब अलग से मशीन की वैल्यू दे ही नहीं रहा है क्वेश्चन में, तो मैं मशीन को भी यहां से 3 लाख में लेके जाऊंगा। बट एक बार आगे पढ़ ले, कहता है रीवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग द अपवर्ड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग यूनिट 1 डन। नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डेट, ठीक है, स्लम सेल तभी तो है ही। अदर एसेट्स के अंदर एक पेटेंट है 1/7/2023 का 50,000 रुपए का, जिस पर अब तक कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ है। सर अदर एसेट्स के अंदर पेटेंट है, तो सर बिल्डिंग में देखो ध्यान रखना,
सर बिल्डिंग में 12 - 3 9 लाख क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इनकम टैक्स वाली WDV बिल्डिंग की नहीं दे रखी है। मान लो इस क्वेश्चन में दे रखा होता WDV एज पर इनकम टैक्स बिल्डिंग 7 लाख, तो मैं 7 लाख लेता। अब मशीन 3 लाख, सर अब कुछ लिखा हुआ ही नहीं क्वेश्चन में, तो मैं इस 3 लाख को ही तो इनकम टैक्स वाली वैल्यू मानूंगा। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा रहता है मशीन 3 लाख बुक वैल्यू, इनकम टैक्स के हिसाब से इसकी WDV 2,20,000, तो मैं 2,20 लेके जाऊंगा। सर डेटर कितना लेके जाऊंगा? डेटर में लेके जाऊंगा 1 लाख। अदर एसेट्स में से मैं पेटेंट को अलग कर दूंगा, ठीक। अदर एसेट्स को 1 लाख लिखूंगा, क्योंकि 1,50 में से 50,000 पेटेंट अलग कर दो। अब पेटेंट का डेप्रिसिएशन तुम 23-24, 24-25, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर मुझे 25-26 दिख रहा है, तो 2 बार डेप्रिसिएशन ले लो, जो वैल्यू आएगी उसको यहां पर लिख दो। अब उसमें से लायबिलिटीज कैसे घटाओगे? तो 2 लाख में 70% यूनिट 1 की लायबिलिटी है, तो 2 लाख का 70% घटा दो। 1,50,000 में से ट्रेड क्रेडिटर की लायबिलिटी 25% की है, तो वो घटा दो। ओन कैपिटल से हमें कोई मतलब नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व का ऑलरेडी तुम एडजस्टमेंट कर चुके हो। लायबिलिटीज के नाम पे क्या घटेगा? बैंक लोन 70% घटा दो, यूनिट 1 70% रिलेट कर रहा है, ट्रेड क्रेडिटर 25% घटा दो, पेटेंट में 2 बार डेप्रिसिएशन घटा दे, बस। तो सर फॉर्मेट वगैरह प्रेजेंटेशन वगैरह तुमको दे रखा है। एक फॉर्मेट बनेगा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, दूसरा फॉर्मेट बनेगा कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ में एसेट में लिखते चलना नाम, वैल्यू लिखते चलना, टोटल करना, लेस लायबिलिटी, नेटवर्थ आ, और कुछ है नहीं। सॉल्यूशन मेरी बुक में दिया हुआ है, सॉल्यूशन आगे मेरी बुक में दिया हुआ है। मान लो तुम बना के एक बार सॉल्यूशन से चेक करना चाहते हो, तो आप आगे जाके सॉल्यूशन में जाओगे तो तुमको 2 फॉर्मेट मिलेगा, पेटेंट की वर्किंग मिलेगी। इनफैक्ट 3 फॉर्मेट हो गया इसमें। एक फॉर्मेट हो गया कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, दूसरा फॉर्मेट हो गया कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ, और उसके अंदर फिर तीसरा फॉर्मेट हो गया कंप्यूटेशन ऑफ WDV इन केस ऑफ पेटेंट। बस बना लेना, डन। वीडियो रोक के लिखा। सर 22nd एडिशन बुक में भी सेम आंसर सेम डेटा है, तो कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी। वहां भी पेटेंट का 2 बार डेप्रिसिएशन लेंगे, पेटेंट की डेट 1 साल पीछे है वहां, ठीक, डन। वीडियो रोक के लिख लिया। लिक्विडेशन पहले कर ही चुके थे, बायबैक पहले कर ही चुके, अब बारी किसकी है? पेज नंबर 8.39 पे 5-10 मिनट का ब्रेक लो और आ जाओ प्लीज। 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो। स्लम सेल में जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया, पढ़ाया, करवाया, उसको एक बार एब्जॉर्ब कर लो इस ब्रेक में, लंबी सांस लेके, ठीक। और जो क्वेश्चंस अभी मैंने आपको रीड किया, डिस्कस किया, उसको बना लो, आंसर मैच कर लो, आंसर देख लो, फिर इस पे आओ, ये स्टार्ट कर। ब्रेक भी ले लो 5-10 मिनट का। स्लम सेल कंप्लीट। आपके एग्जाम में अब 5, 6, 8 जो भी मार्क्स के कैपिटल गेन के अंदर स्लम सेल का क्वेश्चन आए, नो फियर, ठीक, कोई डरने की जरूरत नहीं है, सीधा स्कोर करना है स्लम सेल का क्वेश्चन। ब्रेक ले लो प्लीज 5 से 10 मिनट का। स्लम सेल का वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, जो पढ़ाया पिछले 1 घंटे में, पढ़ लो, देख लो क्या क्या बताया।